नमस्कार। आज हम निवेश की दुनिया की एक बहुत ही दिलचस्प पहेली को सुलझाने वाले हैं। सोचिए, एक ऐसी कंपनी जिसके खजाने में हजारों करोड़ रुपए की दौलत है, लेकिन बाजार उसे देखता है कौड़ियों के भाव। जी हां, ये कहानी है समिट सिक्योरिटीज की, एक छुपे हुए खजाने और एक बड़े गहरे रहस्य की। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 9,866 करोड़ रुपए। ये है समिट सिक्योरिटीज की कुल संपत्ति, यानी इसकी नेटवर्थ। आपको अंदाजा देने के लिए बता दूं, ये रकम भारत के कई बड़े बड़े स्टार्टअप्स की कुल वैल्यूएशन से भी कई ज्यादा है। यही वो खजाना है जिसकी हम आज बात कर रहे हैं। और बस यहीं से सारा खेल शुरू होता है। यहीं से ये कहानी एक रहस्य बन जाती है। अगर कंपनी के पास असल में लगभग 10,000 करोड़ की संपत्ति है, तो फिर शेयर बाजार में उसकी कीमत इतनी कम क्यों है? इस सवाल का जवाब ही इस पूरी गुत्थी का सार है। ठीक है, तो चलिए इस पहेली को परत दर परत खोलना शुरू करते हैं। और सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि समिट सिक्योरिटीज आखिर करती क्या है, किस तरह की कंपनी है ये, क्योंकि इसकी बनावट में ही इस मूल्यांकन की पहेली का पहला और सबसे बड़ा सुराग छिपा है। तो देखिए, समिट सिक्योरिटीज एक होल्डिंग कंपनी है। इसे ऐसे समझिए जैसे वॉरेन बफे की बर्कशायर हैथवे है, जो खुद कोई प्रोडक्ट नहीं बनाती, बल्कि कोका कोला और एप्पल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों में हिस्सेदारी रखती है। बिल्कुल उसी तरह समिट का भी मुख्य काम दूसरी कंपनियों में निवेश करके उन्हें होल्ड करना है। ये खुद कोई बिजनेस ऑपरेट नहीं करती। अब सवाल उठता है कि ये हजारों करोड़ की संपत्ति आई कहां से? इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, कंपनी के इतिहास में, क्योंकि इसका इतिहास हमारे इस केस का दूसरा सबसे बड़ा सुराग है। इस टाइमलाइन को ध्यान से देखिए। साल 2009 में एक बहुत बड़ा विलय हुआ, जिसमें 4 अलग अलग कंपनियां एक साथ आ गईं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कंपनी ने सोच समझकर एक एक करके अपना ये शानदार पोर्टफोलियो नहीं बनाया, बल्कि ये सारी संपत्ति उसे एक ही झटके में विरासत में मिली। और तभी से ये एक पैसिव होल्डर है, मतलब ये बस पुराने निवेशों को संभाले हुए है, ठीक वैसे ही जैसे कोई म्यूजियम अपनी पुरानी कीमती कलाकृतियों को संभाल कर रखता है। ये लाइन जो कंपनी के डॉक्यूमेंट से ही है, सब कुछ साफ कर देती है। 2009 का वो विलय बस वही एक घटना थी जिसने कंपनी की आज की पूरी शक्ल तय कर दी। इसकी सारी की सारी संपत्ति उसी एक घटना का नतीजा है, किसी एक्टिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का नहीं। चलिए अब जरा कंपनी की तिजोरी के अंदर झांकते हैं, यानी इसके फाइनेंशियल्स पर नजर डालते हैं। और यहीं पर हमें एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ है चट्टान जैसी मजबूती, तो दूसरी तरफ है गहरी अनिश्चितता। ये टेबल देखिए। हाँ, कंपनी मुनाफा तो कमा रही है, लेकिन इसकी कमाई में कोई स्थिरता, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। एक साल मुनाफा 100% से ज्यादा बढ़ जाता है, तो अगले ही साल गिर जाता है। अब जरा एक निवेशक के नजरिए से सोचिए, ये बहुत बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि इससे भविष्य में कितना मुनाफा होगा या कितना डिविडेंड मिलेगा, इसका अंदाजा लगाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और अब देखिए कंपनी की सबसे बड़ी, सबसे शानदार ताकत, ये नंबर है 0। जी हां, 0। पिछले 5 सालों से कंपनी पर 1 रुपए का भी कर्ज नहीं है। 0 डेब्ट। जरा सोचिए, आज के जमाने में जहां बड़ी बड़ी कंपनियां ब्याज के बोझ तले दबी हुई हैं, वहां पूरी तरह से कर्ज मुक्त होना एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल एडवांटेज है। तो अब हम आते हैं इस पहेली के बिल्कुल केंद्र में। देखिए, पीई रेशियो जो करीब 21 है, वो तो नॉर्मल माना जाता है, मतलब बाजार इसकी कमाई को ठीक ठाक वैल्यू दे रहा है। लेकिन असली कहानी है पीबी रेशियो में, यानी प्राइस टू बुक रेशियो। ये है सिर्फ 0.22। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि कंपनी की किताबों में अगर 100 रुपए की संपत्ति है, तो बाजार उसके लिए सिर्फ 22 रुपए देने को तैयार है। ये जो 78% का भारी भरकम डिस्काउंट है, यही तो असली रहस्य है। ये इतना बड़ा डिस्काउंट हमें हमारे सबसे अहम सुराग की तरफ लेकर जाता है। और वो सुराग है, आखिर इस कंपनी का मालिक कौन है, इसे चला कौन रहा है? क्योंकि अक्सर यहीं पर वैल्यू के अनलॉक होने या न होने का राज छिपा होता है। इस चार्ट पर एक नजर डालिए। ये जो बड़ा सा नीला हिस्सा है ना, लगभग 75%, ये सिर्फ और सिर्फ प्रमोटर्स के पास है। अब जब किसी एक ग्रुप के पास इतना जबरदस्त कंट्रोल होता है, तो जो छोटे निवेशक होते हैं, उनकी आवाज अक्सर अनसुनी रह जाती है। और देखिए, ये कंट्रोल और भी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। 70% से ज्यादा हिस्सेदारी तो सिर्फ एक ही एंटिटी के पास है। इसका मतलब साफ है कि कंपनी किस दिशा में जाएगी, क्या फैसले लेगी, ये सब कुछ इसी एक समूह के हाथ में है। छोटे शेयरधारकों का प्रभाव यहां लगभग शून्य हो जाता है।
और ये एक और बहुत अहम कड़ी है। देखिए, जो बड़े संस्थागत निवेशक होते हैं जैसे म्यूचुअल फंड या बीमा कंपनियां, वो मैनेजमेंट से सख्त सवाल पूछते हैं, उन पर परफॉर्मेंस का दबाव बनाते हैं, लेकिन वो इस कंपनी से लगभग पूरी तरह से दूर हैं। उनकी गैर मौजूदगी का मतलब है कि मैनेजमेंट पर वैल्यू अनलॉक करने के लिए कोई बाहरी दबाव है ही नहीं। तो चलिए, अब तक हमें जितने भी सुराग मिले हैं उन सबको एक साथ जोड़ते हैं और इस रहस्य की तह तक पहुंचते हैं। सारे सबूत हमारे सामने हैं और अब फैसले का वक्त है। तो फैसला बिल्कुल साफ है। पहला, प्रमोटरों का जरूरत से ज्यादा कंट्रोल। दूसरा, ये साफ ना होना कि पोर्टफोलियो की अनलिस्टेड कंपनियों की असली कीमत क्या है। तीसरा, बड़े निवेशकों का कोई दबाव नहीं होना। और चौथा, मैनेजमेंट का वैल्यू को सभी शेयर धारकों तक पहुंचाने का कोई साफ इरादा न दिखना। ये सब मिलकर इसे वो चीज बनाते हैं जिसे निवेश की दुनिया में कहते हैं एक वैल्यू ट्रैप। मतलब एक ऐसी कंपनी जो कागज पर तो बहुत सस्ती दिखती है, लेकिन उसकी असली कीमत शायद निवेशकों तक कभी पहुंच ही ना पाए। तो हम आपको इसी आखिरी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। क्या समिट सिक्योरिटीज एक गहरा वैल्यू अफसर है जो भविष्य में किसी बड़े ट्रिगर जैसे किसी सब्सिडरी की लिस्टिंग या डीमर्जर से अनलॉक हो सकता है, या फिर ये एक परमानेंट वैल्यू ट्रैप है, एक ऐसा खजाना जो हमेशा के लिए बंद ही रहेगा? याद रखिए, सिर्फ संपत्ति देखना काफी नहीं होता, ये समझना सबसे जरूरी है कि उस तिजोरी की चाबी आखिर किसके हाथ में है।